ओके, 6 सेमेस्टर होल्डिंग कंपनी 6 सेमेस्टर का सबसे डरावना और बोझिल चैप्टर लोगों को लगता है। ठीक है, क्या है ये? होल्डिंग कंपनी के सम्स हमेशा टेंशन में रखते हैं आपको, क्योंकि ये 15 मार्क्स कवर करता है और ग्रुप जिसमें 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें से ये कंपलसरी आपको करना ही पड़ेगा। अगर ये आप नहीं कर पाओगे इसका कोई ऑप्शन नहीं है और ये 15 मार्क्स आपके हाथ से चला जाएगा। अब ये मार्क्स का बात तो हो गया। होल्डिंग कंपनी पहले होता क्या है उसके बारे में बता दे और इसमें करना क्या क्या पड़ता है आपको ये भी बता दे। होल्डिंग कंपनी का मतलब, होल्डिंग कंपनी एक ऐसा कंपनी है जो अपने सब्सिडियरी कंपनी को कंट्रोल करता है। मतलब सब्सिडियरी कौन हो गया? होल्डिंग कंपनी कौन हो गया? मतलब इसके ये कंपनी किसी दूसरे कंपनी के मोर देन 50% वोटिंग राइट्स को परचेज करके रखा है। अब किसी भी कंपनी के वोटिंग राइट्स को आप कैसे परचेज कर सकते हो? तो आप उसके इक्विटी शेयर्स के 50% से ज्यादा, इक्विटी शेयर में 50% से ज्यादा, हालांकि इसमें प्रेफरेंस शेयर में भी आपका कंट्रीब्यूशन होता है, प्रेफरेंस शेयर भी आप परचेज करते हो, लेकिन अगर आप होल्डिंग कंपनी हो तो आप किसी दूसरे कंपनी के टोटल शेयर में से 50% से ज्यादा वोटिंग राइट आपने खुद परचेज करके रखा है। मतलब आपने इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके रखा है। कितना? मोर देन 50%। अब जैसे यहां पे कंपनी, होल्डिंग कंपनी कैसे कहलाता है? एक कंपनी होल्डिंग कंपनी कहलाता है जब वन विच कंट्रोल अनदर कंपनी, जब वो किसी दूसरे कंपनी को कंट्रोल करेगा, जब वो किसी दूसरे कंपनी को कंट्रोल करेगा तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? होल्डिंग कंपनी कहते हैं। अब ये कंट्रोल करने का क्या है तरीका, क्या है, कैसे कंट्रोल कर सकता है? कोई भी कंपनी किसी कंपनी को कैसे कंट्रोल कर सकता है? तो ये कंट्रोल करता है, इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन बी डन बाय एनी कंपनी बी एक्वायरिंग मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग पावर्स इन इक्विटी शेयर्स। हालांकि प्रीफरेंस शेयर में भी आपका 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करने पे आप उसको होल्ड कर सकते हो, लेकिन ये प्रीफरेंस शेयर वाला पार्ट अपने सिलेबस में नहीं है। सिर्फ इक्विटी शेयर का पार्ट 50% से ज्यादा अगर आप अक्वायर्ड करते हो तो आप उस कंपनी के फादर कंपनी हुए, मतलब आप होल्डर हुए। अब आपको करना क्या होता है होल्डिंग कंपनी में? तो होल्डिंग कंपनी का ये दायित्व बनता है कि वो अपना बैलेंस शीट तो एक अलग से बनाए ही, लेकिन अपने साथ साथ अपने सब्सिडियरी कंपनी का बैलेंस बनाए, जिसको हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। यही चीज आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना होता है, मतलब दोनों कंपनी को मिलाकर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनता है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का मतलब क्या हुआ? दोनों कंपनी को कंबाइंड बैलेंस शीट। ये बनाता कौन है? ये होल्डिंग कंपनी बनाता है। और ये अपना शेयर तो लिखेगा ही, साथ साथ में उसके शेयर्स में उसके अपने पार्ट को लिखेगा, और इस दोनों को कंबाइंड ये एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाता है, जिसको हम लोग कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। और इसके साथ साथ ये कंबाइंड कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाता है। अब बात रहा होल्डिंग कंपनी होता कौन है? तो होल्डिंग कंपनी कौन होता है? जो अपने अपना शेयर उसका ठीक है, अपना कंपनी उसका स्टेबल है, लेकिन वो किसी दूसरे कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर को होल्ड करके रखा है। कहने का मतलब है कि मान लो एक कंपनी है एच और एक कंपनी है एस, इसके पास इक्विटी शेयर्स है 1,00,000 रुपया का और इसके पास इक्विटी शेयर है 80,000 रुपया का। अब इस 80,000 शेयर में इसको अपने शेयर से कोई लेना देना नहीं है। जो सामने वाला कंपनी है 80,000 रुपया का जो शेयर है ना,
इसमें से ये 60,000 शेयर परचेज करता है। कितना शेयर परचेज कर रहा है? 60,000 शेयर परचेज कर रहा है, मतलब शेयर नहीं, रुपया का शेयर परचेज कर रहा है। 60,000 रुपया का शेयर परचेज कर रहा है। तो जैसा कहने का मतलब हुआ, इसका 80,000 शेयर था सब्सिडियरी कंपनी का। सब्सिडियरी कंपनी कौन? जिसके शेयर में होल्डिंग कंपनी इन्वेस्ट करके रखा है, 60% से ज्यादा शेयर को परचेज करके रखा है, वो सब्सिडियरी कंपनी। तो इसके 60% से ज्यादा कैसे समझ में हमको आ रहा है कि इसका 8,000 नंबर ऑफ शेयर है ना, जिसमें से 6,000 हमने परचेज कर रखा है, और इसके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है? 8,000 है। और इंटू 100 कर देंगे तो कितना परसेंट हुआ? ये होल्डिंग कंपनी का परसेंटेज हो गया। कितना परसेंट हुआ? 75%। उसका कंपनी में उसका कम है, मेरा शेयर ज्यादा है। किसके कंपनी में? उसका, मतलब एस के कंपनी में एच का शेयर ज्यादा है, और उसका खुद का शेयर कितना है? उसके पास बचे हुए कितने हैं? 2,000 शेयर है, और टोटल नंबर ऑफ शेयर 8,000 है। इंटू कर देंगे 100, उसका खुद का शेयर है कितना? 25%। यही शेयर को हम लोग कहते हैं, ये होल्डिंग कंपनी का शेयर है, मतलब कंपनी का, होल्डिंग कंपनी का शेयर है, लेकिन किसके कंपनी में? सब्सिडियरी कंपनी में। इसके कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता जो यहां पर होल्डिंग कंपनी है। किसके कंपनी में? सब्सिडियरी के कंपनी में। तो सब्सिडियरी के कंपनी में उसका ही अमाउंट, उसका ही शेयर में कम पैसा है, और हमारे शेयर में ज्यादा पैसा, हमारा शेयर ज्यादा है उसके कंपनी में। तो कहने का मतलब है, यहां पे 75% हुआ, यहां पे 25% हुआ, तो यहां पे आप बोल सकते हो एच लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ एस लिमिटेड, एंड एस लिमिटेड इज द सब्सिडियरी कंपनी ऑफ एच लिमिटेड। ये रिलेशन होता है। अब ये जो 75% की है ना, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, मेन प्रॉब्लम जब हम लोग आएंगे, अभी तुरंत एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसमें हम लोग थोड़ा सा पार्ट सीखेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को क्या करना होगा? ये परसेंटेज जो लिखा हुआ है ना, ये परसेंटेज ना लिखकर हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग यहां पे फ्रैक्शन में लिखेंगे। हम लोग यहां पे फ्रैक्शन में लिखेंगे। जैसे फ्रैक्शन क्या हो गया? जैसे देखिए यहां पे क्या हुआ, 6,000 बाई 8,000, ये कह सकते हैं ना हम लोग। तो ये कितना हो गया? 3/4 बोल सकते हैं। और 1 में से 3/4 चला गया, तो यहां पे 2,000 बाई 8,000, यहां पे कितना हो जाएगा? 1/4। इससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। परसेंटेज में करेंगे तो थोड़ा सा हम लोग खुद ही फंस जाएंगे कहीं कहीं जाकर, किसी किसी सम में, हर सम में ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम लोग फ्रैक्शन में करेंगे ना, दोनों का शेयर निकालेंगे, तो वो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा हमारे लिए ठीक रहेगा। तो हम लोग कभी भी होल्डिंग कंपनी का परसेंटेज निकालते हैं, और माइनॉरिटी मतलब इस माइनॉरिटी इंटरेस्ट, सब्सिडियरी कंपनी का जो इंटरेस्ट होता है अपनी ही कंपनी में, उसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहते हैं। माइनर सा इंटरेस्ट उसका बचा हुआ है अपने कंपनी में, जबकि उसका खुद का कंपनी कौन होल्ड करके रखा है? होल्डिंग कंपनी खरीद के रखा है। अब ये आप बात ये समझिएगा कि होल्डिंग कंपनी, अगर शेयर आप 50% से ज्यादा किसी दूसरे कंपनी का खरीद के रखे हो, तो इसका मतलब नहीं कि आप वो कंपनी खरीद लिए। ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। ये कंपनी नहीं परचेज किए हैं, हम 50% से ज्यादा शेयर परचेज किए हैं, मतलब उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जितने भी हैं कंपनी को, हम कंट्रोल कर रहे हैं, होल्डिंग कंपनी कंट्रोल कर रहा है। तो जो भी बोलेगा उसका सारा एसेट्स हमारा है, उसका सारा लाइबिलिटीज भी हमारा है, लेकिन उस हद तक जिस हद तक मेरा इंटरेस्ट उसके कंपनी में है। अब वो मेरा इंटरेस्ट कितना है? 3/4। तो 3/4 मेरा अपना हिस्सा है, बाकी 1/4 को हम लोग कहते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट, मतलब उसका, जिस कंपनी में हमने इन्वेस्ट करके रखा है उस कंपनी में माइनॉरिटी इंटरेस्ट होता है, उसका 1/4। हाँ बोलो। अगर इस कंपनी का 1 लाख का लॉस हुआ, तो को 75% का लॉस बियर करना पड़ेगा, उसको 25% का लॉस। 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, देन ईच हैव टू टेक द 75,000 ऑफ द प्रॉफिट। या बिल्कुल, प्रॉफिट का 75% प्रोपोर्शन तो मेरा है। 75 एंड 25।
हाँ, प्रॉफिट और लॉस में बराबर का हिस्सेदारी होगा। यहां तक ये भी नहीं हुआ, आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो कि जनरल रिजर्व है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, इसमें भी मेरा अपना हिस्सा 75% है, सामने वाले का हिस्सा 25% है। प्रॉफिट लॉस जनरल रिजर्व जो भी है, वॉट एवर जो भी है, हाँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एसेट्स को 3/4 और 1/4 में डिवाइड कर लीजिए, सिर्फ अपने पोर्शन ऑफ प्रॉफिट को ही हम 3/4 और 1/4 में डिवाइड करेंगे। लेकिन जब कंबाइंड बैलेंस शीट बनेगा ना, तो दोनों का टोटल एसेट्स कंबाइंड होकर लिखा जाएगा, क्योंकि वहां पर हम सिर्फ उसके शेयर कैपिटल के पोर्शन को हटा रहे हैं। ठीक है, शेयर कैपिटल वाला जो पोर्शन है वही हम डिवाइड कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट में और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। ठीक है, इसके लिए एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे, तब जाकर क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका। अब एक चीज बताते हैं, यहां पर ये क्वेश्चन है, आप देखिएगा, ये क्वेश्चन एक है, आपके ग्रुप में भी आया होगा, ये सब देखिएगा। ठीक है, देखिए ये एक बैलेंस शीट है। यहां पर जब भी आपको बैलेंस शीट मिलेगा ना, दो कंपनियों का बैलेंस शीट मिलेगा, एक होल्डिंग कंपनी और एक सब्सिडियरी कंपनी। एक वो कंपनी जो उसके शेयर में अपना इन्वेस्टमेंट करके रखा है, वो होल्डिंग कंपनी है, और एक सब्सिडियरी कंपनी। ये इसी फॉर्मेट में आपको सब मिलेंगे। होल्डिंग कंपनी देखिए, ये एच लिमिटेड है और ये एस लिमिटेड है। ये देखकर नहीं आप समझ रहे हो, ये देखकर समझ रहे हो कि एच लिमिटेड एस लिमिटेड का 5,000 शेयर को परचेज करके रखा है, जिसका वैल्यू है 90,000। यहां से आप समझोगे चीज को, यहां से आप नहीं समझोगे कि होल्डिंग कंपनी ये है और सब्सिडियरी कंपनी ये है। आप कभी भी सम में सबसे पहले देखिएगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट साइड को, एसेट्स में नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट साइड को, वहां पर आपको पता चलेगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में 5,000 शेयर्स इन एस लिमिटेड लिखा हुआ है। इसका मतलब उसके कंपनी में वो 5,000 शेयर परचेज करके रखा है। बता रहे, वेट वेट बता रहे, 5,000 शेयर वो इन्वेस्ट करके रखा है। अब हम लोग देखेंगे कि टोटल शेयर कितना है एस लिमिटेड में। तो एस लिमिटेड का ऊपर देखिएगा लिखा हुआ है यहां पे 75,000। कितना लिखा हुआ है? 75,000। एंड द रेट ऑफ ईच शेयर जो है वो अगर कुछ भी नहीं दिया तो आप 10 मान लीजिएगा। क्या 10 मान लीजिएगा? अगर रेट नहीं दिया है तो एक शेयर का रेट कितना है? 10 है। तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने थे? 7,500। और उसके कितने शेयर में हम इन्वेस्ट करके रखे हैं? 5,000 में। तो हमारा इंटरेस्ट कितना हुआ? हमारा मतलब इन केस ऑफ होल्डिंग कंपनी, हम है होल्डिंग कंपनी, तो अगर हमारा शेयर है होल्डिंग कंपनी, हम है, तो हम उसके कितने शेयर को परचेज करके रखे हैं? कितने शेयर को परचेज करके रखे हैं मेरे को बताइए? 5,000। ठीक है, 5,000 शेयर को आप परचेज करके रखे हो, और उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने? 7,500। और तो ये फ्रैक्शन में बताइएगा, परसेंटेज में आप छोड़ दीजिएगा, 2/3। कितना हुआ? 2/3। ये किसका शेयर हुआ? होल्डिंग कंपनी का शेयर हुआ, 2/3। समझ आया? सब्सिडियरी कंपनी का कितना हुआ बताइए? अगर इसमें सब्सिडियरी कंपनी का बात करें तो सब्सिडियरी कंपनी के 7,500 में से 5,000 शेयर हम परचेज करके रखे हैं, तो उसके पास कितना है? 2,500 है, 2,500 हो गया। और टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया? 7,500 हो गया। देयरफॉर ये शेयर हो गया 1/3। तो सबसे पहले आपको होल्डिंग कंपनी के सम बनाने के लिए हमारा इंटरेस्ट और माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट कर लेना होगा। ठीक है, समझ आए वाला चीज? हमारा इंटरेस्ट मतलब होल्डिंग कंपनी का कितना शेयर है उसके कंपनी में, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब उसका जो सब्सिडियरी कंपनी है उसका अपने ही कंपनी में क्या इंटरेस्ट है, मतलब कितना रुपया का क्लेम वो कर सकता है ना? तो यहां पर हो गया आपका, जैसे आप यहाँ 10 ले रहे हो, उधर लिखा है कि 5,000 लिया है।
जी 5,000 90,000 में लिया नहीं है, 5,000 का वैल्यू आज के डेट में 90,000 है। हम जब कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो हमारे पास दो वैल्यू होता है, एक होता है फेस वैल्यू और एक होता है कॉस्ट। तो इसका फेस वैल्यू है 5,000 और उसका कॉस्ट आज के दिन में मार्केट में है 90,000। तो कॉस्ट को ही हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट में दिखाए हैं और ब्रैकेट में जो ये 5,000 शेयर लिखा है ना, तो वो शेयर 50,000 का था। कितना का था? अगर एक शेयर 10 रुपया का है तो वो शेयर 50,000 का था, जितना आज के डेट में मार्केट वैल्यू उसका कितना है? 90,000 शेयर है। क्लियर है ये वाला चीज? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, होल्डिंग कंपनी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लीजिए। एक ही सम कई तरीके से आपको हर सम में पूछे जाते हैं, लेकिन उसमें आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना होता है। अब बताइए माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब किसका शेयर है? जो कंपनी माइनर है, जिसका अपने ही कंपनी में खुद का शेयर कम है, अपनी ही कंपनी में खुद का शेयर कम है। तो हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपको समझाने के लिए। कैलकुलेशन ऑफ, रोहित एक बात ध्यान देना, ठीक है? कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। मतलब ये जो टेबल है आपको बताएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है। अलग अलग तरीका होता है, कोई अकाउंट बनाता है, कोई कुछ भी बनाता है। यहां पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम इस स्टेटमेंट के हिसाब से आपको समझाते हैं। पर्टिकुलर्स लिखेंगे, डिटेल है, यहां पर एच लिमिटेड का शेयर है, एच लिमिटेड है ना यहां पर, उसका शेयर क्या निकाले थे हम लोग? 3/4 और ओके 2/3 निकाले थे ना। मतलब इसका कैलकुलेशन करेंगे, 5,000 शेयर अगर हम परचेज करके रखे हैं, पांच हजार शेयर हम परचेज करके रखे थे ना, 5,000 शेयर उसके 7,500 शेयर में से परचेज करके रखे थे, तो 5,000 डिवाइडेड बाई 7,500 कितना हुआ? 2/3। ये एच लिमिटेड का शेयर हुआ। और एस लिमिटेड का शेयर कितना हुआ? उसका उसके ही कंपनी में 2,500 था, डिवाइडेड बाई 7,500 तो कितना हो गया? एस लिमिटेड का 1/3। मतलब जो भी होगा उसका दो जगह बंटवारा होगा, चाहे वो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हो या पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हो, उसका क्या बंटवारा होगा? दो हिस्सा लगेगा, 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा ले लेगा एच लिमिटेड और 1/3 हिस्सा ले लेगा कौन? एस लिमिटेड। अब क्या क्या चीज का बंटवारा होता है आप थोड़ा समझिएगा, ठीक है? देखिए, डिपेंड करता है कि हम जो शेयर परचेज करके रखे हैं वो कौन से डेट में परचेज करके रखे, किस डेट में परचेज करके रखे। जो शेयर आप परचेज कर रहे हो वो कौन से डेट में परचेज करके रखे हो। एक तो होता है वेरी बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और एक होता है मिड ऑफ द ईयर। जैसे मान लो आपका क्वेश्चन में बैलेंस शीट क्या है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चन को पहचानने के लिए। बैलेंस शीट क्या है? ये 31/3/2020, ठीक है? और यहां पर जब आपने शेयर अक्वायर्ड किया था वो डेट क्या था? 1/4/2019। ये डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स है। मतलब इस दिन आपने शेयर में इन्वेस्ट किया था, इस दिन आपने शेयर में इन्वेस्ट किया था। बैलेंस शीट का डेट है 31/3/2020 और आपने शेयर एक्वायर्ड किया था एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द ईयर, वेरी बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये लिखा नहीं है, नीचे लिखा है
ऑन एच लिमिटेड अक्वायर्ड शेयर्स ऑन 1 अप्रैल 2019। आप देख लो 31 मार्च 2020 को आपका बैलेंस शीट का डेट है और 1/4/2019 को आपका बैलेंस शीट में दिए गए एक्यूमुलेटेड रिजर्व देखिए यहां पे लिखा हुआ है। एक्यूमुलेटेड रिजर्व कितने हैं? जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 33,000 और जनरल रिजर्व कितना है? 4,500। नहीं नहीं नहीं, सेकंड, ठीक से पढ़ो, सेकंड वन इज द जनरल रिजर्व, रेस्पेक्टेबली लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दो, एच लिमिटेड अक्वायर्ड शेयर्स ऑफ एच लिमिटेड ऑन 1/4/19, ठीक है। अब ये हो गया, दो तरह का सम्स आपके क्वेश्चन में आते हैं, पेपर में आएगा। एक होता है शेयर अक्वायर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये आपको खुद पहचानना होगा, क्वेश्चन में लिखेगा नहीं। अगर यहां पे लिखा रहता कि ये जो शेयर एक्वायर्ड है ये 1 अक्टूबर 2019 को है, तब आप समझ जाइए मिड ऑफ द ईयर वाला सम है। सम को पहले रिकॉग्नाइज करिए। अगर क्वेश्चन में लिखा रहता कि ये 1 जनवरी 2020 में एक्वायर्ड किया है, कब किया है एक्वायर्ड? 1 जनवरी 2020 में, तब आप समझ जाइए ये मिड ऑफ द ईयर वाला सम है। इसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग हो जाता है, वो अलग से देख लेंगे 1/2 जब भी होगा, क्योंकि स्टार्टिंग डेट आपका अप्रैल है इसलिए। अगर ठीक है, तो यहां पर आप ये समझिए ये 1/4/19 है, तो 1/4/19 को आपको दिया हुआ है जनरल रिजर्व का बैलेंस और क्या दिया हुआ है? पीएल का बैलेंस दिया हुआ है ना। ये क्यों दिया है? क्योंकि आप उस कंपनी के शेयर को परचेज कर रहे हो, और अगर आप उस कंपनी के शेयर को परचेज कर रहे हो ना, तो उसका अब तक का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पे आपका अधिकार है। अब तक का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो पहले से इकट्ठा किया हुआ जनरल रिजर्व है, जो पहले से इकट्ठा किया हुआ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, उस पे भी आपका अधिकार है, ठीक है। जैसे जनरल रिजर्व, ये क्या है? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है। क्या है? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, जिसको हम लोग कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल प्रॉफिट, जिसको हम लोग कहते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, खरीदने के पहले का प्रॉफिट। आप इसको समझोगे कैसे? अगर आपने एक फील्ड खरीदा है, एक खेत खरीदा या एक जगह खरीदा, आपने बिल्डिंग बनवाने के लिए खरीदा, और वहां पर उस बिल्डिंग में पेड़ पौधा सहित आपने खरीदा, कुछ गार्डन वगैरह थे। अब जब आपने खरीद लिया है, बाद में भले आपका उसमें जो भी करिए, उससे जो भी प्रॉफिट होगा वो आपका तो है ही, लेकिन अब आप खरीद लिए हो तो पेड़ पौधा के साथ खरीदे हो, तो पेड़ पौधा को बेचने के बाद प्रॉफिट किसका हुआ? अपना ही होगा ना। इसी चीज को कहते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। कोई दूसरा पेड़ पौधा उगा कर गया था, उसमें कुछ फल हुए तो वो फल हम बेच दिए, दैट इज कॉल्ड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। ऑफ कोर्स, फ्लैट खरीदे, फ्लैट के साथ फर्नीचर भी मिल गया, मतलब इसी को कहते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। सही है। अब जब आप बाद में उसको रेंट दे रहे हो ना, तो वो प्रॉफिट आपका पोस्ट एक्विजिशन होता है, खरीदने के बाद का प्रॉफिट। तो दो हिस्सा होता है प्रॉफिट का, एक होता है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और एक होता है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, ठीक है। तो यहां पर यह ध्यान देना होगा कि हम लोग को प्रॉफिट को दो पार्ट में बांटना है, एक तो प्री एक्विजिशन और एक पोस्ट एक्विजिशन। इसको हम हटा दे रहे हैं एक बार। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे ए नंबर, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, जिसको हम लोग कैपिटल प्रॉफिट भी कहते हैं। तो बताइए, कैपिटल प्रॉफिट में सबसे पहले बोली ना जनरल रिजर्व दिया हुआ है, पहले जनरल रिजर्व ही लिख दिए, चलो कोई दिक्कत नहीं है। जनरल रिजर्व का वैल्यू बताना कोई। 4,500।
4,500, ठीक है, इसको हम डिटेल में लिख दिए। स्टेटमेंट ऑफ पीएल का बैलेंस बताओ। पीएल का बैलेंस कितना बोली? अब इसको हम अंदर लिखे, बिकॉज आपके क्वेश्चन में डिविडेंड से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस जरूर होंगे। क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट होगा डिविडेंड से रिलेटेड, ये डिविडेंड वाला टॉपिक पढ़िएगा, डिविडेंड वाला टॉपिक पढ़िएगा। इन जून 2019 the company also paid an interim dividend of 4% in December 2019। उसको छोड़ दीजिए, इंटरिम डिविडेंड पेड हो जाता है, संग संग पेड हो जाता है, संग संग मेड हो जाता है, उसमें कोई बैलेंस शीट पे इफेक्ट नहीं होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। लेकिन ये जो लिखा हुआ है ना, कंपनी लास्ट ईयर का डिविडेंड पेड किया है, लास्ट ईयर का डिविडेंड पेड किया, वो कहां से करेगा? आप डिविडेंड कहां से पेड करोगे? आउट ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। लास्ट ईयर प्रॉफिट जो था वो कितना था? 33,000 था। इस 33,000 में से हम पूरे शेयर होल्डर को डिविडेंड पेड करेंगे, तो यहां पे लेस करेंगे, लेस डिविडेंड फॉर 18-19। तो जब ये 33,000 का था, इस 33,000 के प्रॉफिट में से तो हम डिविडेंड देंगे। उसके पास नंबर ऑफ शेयर टोटल कितने थे बताओ? अमाउंट ऑफ शेयर्स कितने थे? इक्विटी शेयर टोटल वो डिविडेंड ये देगा ना, तो वो ये नहीं बोलेगा कि आपके पास है तो आपको डिविडेंड नहीं देंगे। एच का सब कुछ, एस का कितना था? 75,000 था। वो 75,000 शेयर का 75,000 रुपया का शेयर था, उसका 12% कैलकुलेट करिए। ये 9,000 उसको पेड करना होगा, समझ? क्योंकि डिविडेंड क्या होता है? जो एक कंपनी जब अपने शेयर होल्डर्स को एज ए प्रॉफिट, एट पार्ट ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड इज जस्ट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स आउट ऑफ प्रॉफिट। आपने प्रॉफिट कमाया कितना लास्ट ईयर? 33,000। अब इसमें आपने डिविडेंड अलाउ कर दिया। लास्ट ईयर आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर 75,000 रुपया के थे, नंबर ऑफ शेयर नहीं, वैल्यूड ऑफ शेयर कितना था? 75,000। अब 75,000 को अगर हम 12% का डिविडेंड अलॉट करते हैं तो टोटल डिविडेंड हमारा कितना होता है? 9,000। अब डिविडेंड देने के टाइम में ऐसा नहीं है कि जो होल्डिंग कंपनी के पास है उसको डिविडेंड नहीं देंगे, डिविडेंड तो हम सभी शेयर होल्डर को देंगे। ये जो बैलेंस है 1 अप्रैल 2019, ये खत्म कब होता है? 31 मार्च 2019। तो 18-19 हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो बैलेंस है ये जस्ट एक दिन बाद ऑफ दिस ईयर है। पिछले साल तो ये कितना था? 18-19 था कि नहीं था? उसी साल को तो डिविडेंड देगा, तो उसी साल के प्रॉफिट से देगा ना। कंपनी उसी साल का डिविडेंड दिया है तो किस साल के प्रॉफिट से देगा? तो उस साल का प्रॉफिट कितना था? 33,000। अब आपके पास टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कितना था? 75,000। उसका 12% डिविडेंड दिया, तो 75,000 का 12% कितना हुआ? 9,000। तो हमारा प्रॉफिट कम नहीं हुआ क्या? कम गया। तो हाँ, तो प्रॉफिट कम गया कि नहीं गया? तो यहां पे आपका प्रॉफिट कितना हुआ? ये चीज समझ आया? तो अब आपके पास टोटल प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में दो ही चीज होता है, एक तो जनरल लेजर का पैसा, एक तो पीएल का पैसा। इसमें से 4,000 ये हो गया 4,500 और ये हो गया 24,000, दोनों मिलाकर कितना हुआ? अब ये हुआ प्री एक्विजिशन का टोटल प्रॉफिट 28,500। कितना हुआ? 28,500। अब इस इंटरिम डिविडेंड एग्जैक्टली क्या होता है? पिछले साल ये अनाउंस होकर पिछले साल पेड हो चुका है। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? ये इसके लिए कोई प्रोविजन बना के रखते नहीं है, इसको बैलेंस शीट में नहीं भेजते हैं। तो इंटरिम डिविडेंड जो भी होता है ना, वो करंट ईयर में ही मेड होता है, करंट ईयर में ही पेड हो जाता है। तो जब ये पेड ही हो गया तो बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का वो पार्ट ही नहीं है। हाँ, तो वो पेड कर चुका है और वो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है। प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड में यही होता है कि कंपनी प्रपोज करता है, उसको पेमेंट करता है।
पहले प्रपोज करेगा, उसका पेमेंट बैलेंस शीट के लास्ट ईयर डेट में करता है, ठीक है। मगर इंटरिम डिविडेंड आदमी स्पॉट पेमेंट करता है, मतलब जो बैलेंस शीट में डेट है ना, उस डेट पे पेमेंट करना जरूरी नहीं है, वो कभी भी पेमेंट कर देगा। तो वो ऑलरेडी मेड हो गया है, ऑलरेडी डिडक्ट हो जाता है और ऑलरेडी वो एडजस्टेड हो जाता है, इसलिए उसके बारे में हम लोग को इग्नोर ही कर देना, उस टॉपिक को, इंटरिम डिविडेंड को इग्नोर कर देना है। नेक्स्ट क्या है बताइए, ये 28,500 हुआ, ये समझ में आया। अब इस 28,500 का जो पार्ट है, इसको 2/3 देंगे किसमें, बताइए 2/3 कितना हुआ, 21,375 और इसका 1/3 कंचन, ठीक है 19,000 आया, कोई बात नहीं है। इसका कितना आया, 9,500। ये हो गया प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। देखिए प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में लास्ट ईयर का डिविडेंड एडजस्ट होता है। अगर कंपनी बोनस शेयर देता है तो बोनस शेयर कहां से एडजस्ट होता है, जनरल रिजर्व से। ये 2-3 एडजस्टमेंट आता है। बोनस शेयर कहां से देगा, जनरल रिजर्व से, है ना। और अगर डिविडेंड कहां से देगा, तो पिछले साल के प्रॉफिट से देगा। कहां से लिया जाता है, एक किसी बोनस शेयर वाले सब में पकड़ के बात करेंगे ना तो अच्छा रहेगा। बोनस शेयर जनरली आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में जनरल रिजर्व से दिया जाता है, बचा हुआ प्रॉफिट पीएल से लिया जाता है। बट जनरल रिजर्व आपके पास जब इकट्ठा होकर बड़ा अमाउंट होना तो ही आप बोनस शेयर दे सकते हो, तो फिर बोनस शेयर अलग पेट है। नेक्स्ट देखिए 28,500 हुआ, इसको हम लोग 2 पार्ट में करेंगे, 2/3 और 1/3 में। आगे क्या है, बी नंबर, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। जिसको हम लोग रेवेन्यू प्रॉफिट कहते हैं, इस साल का प्रॉफिट। अब इस साल के प्रॉफिट में से ही आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हो। देखिए जनरल रिजर्व था, जनरल रिजर्व था, जनरल रिजर्व में बैलेंस शीट के डेट का जनरल रिजर्व बताइए। बैलेंस शीट में जो डेट दिया हुआ है जनरल रिजर्व, ये देखिए बैलेंस शीट का जो डेट है उसमें जनरल रिजर्व, सब कुछ होल्डिंग कंपनी का ही देखना है। कितना है, 6,500 है, तो ब्रैकेट में लिखिए 6,500। और ओपनिंग में कितना था, 4,500। 4,500 का आप बांट चुके हो, पहले ही बांट चुके हो, प्री एक्विजिशन को आप बांट चुके हो। बैलेंस शीट के डेट में है 6,500 और ओपनिंग डेट में कितना था, 4,500। डिफरेंस कितना हुआ, 2,000। इस 2,000 में हमारा शेयर क्या है और सामने वाले का शेयर क्या है, इस 2,000। अच्छा, पोस्ट एक्विजिशन जब भी हम लोग करेंगे ना, जनरल रिजर्व को अलग करते हैं, पीएल को अलग करते हैं, क्योंकि जनरल रिजर्व कंसोलिडेटेड पीएल में ऐड नहीं होता है। इसीलिए क्या करेंगे, जब भी हम लोग पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट बांटेंगे ना, जैसे यहां पे हम लोग दोनों को जोड़ दिए थे ना, इन दोनों को जोड़ दिए थे कि नहीं, लेकिन जब भी पोस्ट एक्विजिशन करेंगे तो जनरल रिजर्व को अलग बांट देंगे, पीएल को अलग बांट देंगे, जब तक जनरल रिजर्व नेगेटिव में नहीं हो। क्लियर है। तो अभी आपके जनरल रिजर्व कितना है, क्लोजिंग में 6,500, ओपनिंग में कितना है, 4,500। डिफरेंस कितना हुआ, ये 2,000 में हमारा हिस्सा कितना, ये 2,000 में हमारा हिस्सा है 1333,667। बांट दिए 2/3 और 1/3 में। पीएल में बताइए कितना रुपया है, क्लोजिंग बैलेंस शीट के डेट में 47,500 और ओपनिंग में कितना था, 9,000 देने के बाद 24,000। 47,500 माइनस 24,000, 23,500। इसमें बंटवारा करिए आप, इसमें कोई इस साल का कोई चीज है नहीं यहां पर। 23,500 का 15,667 और इसका 7,8। ठीक है। अब सी नंबर में उसका शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल
टोटल नंबर ऑफ शेयर कैपिटल कितना था उसके पास? वैल्यू, वैल्यू, नंबर नहीं वैल्यू, 75,000 था ना। इस 75,000 में हमारा हिस्सा 50,000 ना, सामने वाले का हिस्सा 25,000। अब हमको बाहर वाला जो कॉलम है ना, इसका जो कॉलम है, क्योंकि हम लोग अभी कैलकुलेट कर रहे हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट को टोटल कर लेंगे। करिए बाहर वाला कॉलम में पानी देना तो। हम्म 43,000। देखे वो बुक कहाँ है क्वेश्चन? अच्छा 47,500 था क्या पीएल? ठीक, कितना है? 43,000 इज द माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये बैलेंस शीट में होल्डिंग कंपनी का अपना लाइबिलिटी है। ये होल्डिंग कंपनी 43,000 के लिए अपने सब्सिडियरी कंपनी पे लाइबिलिटी रखेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको यही सीखना है, यहां पर हम लोग कैसे माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। रिपीट कर देते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन का टाइप मैंने बताया, एक होगा विदाउट मीडियर, एक होगा विथ मीडियर। विदाउट मीडियर का मतलब क्या हुआ? शेयर्स अक्वायर्ड इन द सब्सिडियरी कंपनी एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब वेरी बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जिस दिन आपका बैलेंस शीट क्लोज होगा जस्ट उसके एक साल पहले। क्योंकि मिड ऑफ द ईयर में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है कैलकुलेशंस, और विदाउट मिड ईयर में मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कैलकुलेशन एकदम डिफरेंट हो जाता है। तो वो उसका भी सम हम लोग करेगा, लेकिन पहले हम लोग एक छोटा सा एडजस्टमेंट जिसमें है, जिसमें मोटा मोटी हमको 2-4 एडजस्टमेंट करें और एग्जाम में आया हुआ प्रॉब्लम हो, सिलेक्टेड है, थोड़ा थोड़ा वेटेड ऐड करके हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे, थोड़ा थोड़ा वेटेड ऐड करके। मतलब कभी वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स हो गया, कभी बोनस शेयर हो गया, ये एक एक केस होगा, ऐसे करके सारे केसेस को बताएंगे 4 या 5 प्रॉब्लम के हेल्प से। अब ये प्रॉब्लम सेलेक्ट किया हुआ है जिसमें हम लोग को निकालना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी एग्जाम में आया हुआ सम्स है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जो भी सम करेंगे एग्जाम में आया हुआ सम करेंगे, ताकि हम लोग का 4-5 टॉपिक एक साथ में कवर हो जाए। और यहां पर आपको निकालना है प्री। जैसे हम लोग किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप अगर शेयर खरीदते हो तो समझ लीजिए आप वो कंपनी खरीद रहे हो। अब जब आप उस कंपनी को खरीद रहे हो ना, तो आपका पहले का प्रॉफिट में भी आपका हिस्सेदारी हो जाता है, इसलिए हम लोग उसको प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कहते हैं। तो पहले के प्रॉफिट में आपका जो हिस्सेदारी हो जाता है, जिसको हम लोग कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। तो सबसे पहले भैया हमारा आपके पास जनरल रिजर्व इकट्ठा किया हुआ है, सब्सिडियरी कंपनी बोला हाँ है, कितना है अब तक का जनरल रिजर्व? वो बोला हमारा जनरल रिजर्व 4,500 है। ठीक है, इसमें मेरा हिस्सा चाहिए, हमको अपना 2/3 चाहिए। लेकिन रुकिए एक बार, पीएल है आपके पास? बोला हाँ प्रॉफिट है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट कमाए थे 33,000। अब इस 33,000 में से डिविडेंड आप पेड किए हो, तो डिविडेंड माइनस कर दीजिए, आपका खर्चा है, पीएल से ना खर्चा करोगे, तो आप डिविडेंड माइनस करने के बाद आपके पास कितना बचा? 24,000। अब आपके पास टोटल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो कि परचेज करने के डेट तक था, वो था 28,500। तो सबसे पहले हम आपके शेयर में परचेज किए, तो 28,500 में 2/3 हिस्सा, 2/3 किसका हिस्सा है? हमारा हिस्सा है, होल्डिंग कंपनी का हिस्सा है। चलिए दीजिए, 19,000 है, 9,500 उसका उसके कंपनी में हिस्सा है, उसका उसके कंपनी में हिस्सा है 9,500। अब समझिए प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में सब्सिडियरी कंपनी का खुद का हिस्सा कितना है? 9,500। और होल्डिंग कंपनी का खुद का हिस्सा कितना है? अपना कंपनी इसका अलग है, लेकिन होल्डिंग कंपनी में ये 19,000 का हिस्सा ले रखा है। अब चलिए आगे का प्रॉफिट। क्लोजिंग डेट में जब बैलेंस शीट का डेट आया ना, तो बैलेंस शीट के डेट में इसके पास जनरल रिजर्व में जमा हो गया था 6,500। देखिए 6,500 जनरल रिजर्व में जमा होगा। ये बैलेंस शीट में देखिएगा, जनरल रिजर्व में ऊपर वाला वैल्यू एक जनरल रिजर्व का है और एक नीचे वाला वैल्यू जनरल रिजर्व का है। तो 6,500 बैलेंस शीट में दिया हुआ था
और 4,500 डेट ऑफ एक्विजिशन में दिया हुआ था। इसका मतलब 2,000 आप साल भर में ट्रांसफर किए हो। और कहां से ट्रांसफर करते हो आप? जनरल यूजर में कहां से ट्रांसफर करते हो आप? जनरल यूजर में पीएल से ट्रांसफर करते हो। तो ये पीएल का ही तो पार्ट है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है। तो ठीक है, इसको हम बांट लेते हैं। तो 2000 को हम 2/3 और 1/3 में बांट लिए। अब 2000 को 2/3 1/3 में बांट दिए, तो अब प्रॉफिट का बात कर लिया जाए। आपके बैलेंस शीट में प्रॉफिट कितना था? 47,500। और एट द डेट ऑफ एक्विजिशन आपके शेयर, आपका प्रॉफिट कितना था? 24,000। तो इसमें से बांट लिए, ये माइनस कर दिए, तो साल भर आपका प्रॉफिट हुआ है। अब वो साल भर का प्रॉफिट आपका कितना हुआ है? तो 23,500 हुआ है। इसमें से आप अपना 2 हिस्सा ले लीजिए और हमारा 7,833 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो गया? 15,667। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना हो गया? 7,833। इसके बाद आपका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, वैल्यू ऑफ शेयर कितने हैं? तो वैल्यू ऑफ शेयर मेरा 75,000 है। अब इस 75,000 में 2/3 मेरा है, 1/3 आपका है। तो इसी बंदर बाट को अब इसमें अपना कैलकुलेशन नहीं करना है। अपना कैलकुलेशन तो हर जगह स्प्लिट हो जाएगा। सामने वाले को 43,000 रुपया दे देना तो अपने कंपनी छोड़कर चला जाएगा। उसका तो यही है ना, उसका अपनी कंपनी में यही इंटरेस्ट बच रहा है ना। 43,000 का कितना, मतलब एक तरह से मैं बोल रहा हूं इसका माइनॉरिटी इंटरेस्ट है 43,000, मतलब इसका शेयर होल्डर्स का ही ये पार्ट है। अगर सारा एसेट्स बिकता है ना तो वो भी 2/3 और 1/3 में बिकेगा ना, हिस्सेदारी लगेगा। तो यही हिस्सेदारी को हम लोग कहते हैं होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी मतलब ये हुआ कि भाई जो सब्सिडियरी कंपनी है वो खत्म नहीं हो रहा है, उसका बैलेंस शीट बन रहा है विद देयर होल्डिंग कंपनी के साथ, कंबाइंड बैलेंस शीट बनेगा। बैलेंस शीट कैसे बनेगा ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी हम लोग सिर्फ होल्डिंग कंपनी का माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए ये कर रहे हैं, ठीक है।